जिस रोज़ रिज़ल्ट आना था, हम सभी को उम्मीद थी कि सर्विश अच्छे नंबरों से 8वीं पास हो जाएगा, क्योंकि वालिद साहब ने उसके लिए ट्यूशन का भी इंतज़ाम कर दिया था ताकि मिडल में रह ना जाए। सर्विश को पढ़ाई से दिलचस्पी ना थी, वो पढ़ने से जी चुराता था, लेकिन अब्बू उसको रोज़ाना डांट डपट कर कर स्कूल भेज दिया करते। उसके क्लास टीचर से राब्ता रखते, जिसने उनको ट्यूशन का मशवरा दिया, क्योंकि मेरे भाई की तवज्जो क्लास में भी पढ़ाई पर मरकूज़ ना रहती थी। ट्यूशन पढ़ाने वाले वालिद साहब के एक शागिर्द आया करते थे जो अब महकमा तालीम से वाबस्ता थे। 1 घंटा रोज़ाना पूरी तवज्जो और मेहनत से पढ़ाते थे। लिहाजा वालिदैन मुतमईन हो गए कि उनका बेटा पोजीशन नहीं ले सकता तो क्लास में बेहतर तालिब इल्म हो गया होगा और सालाना इम्तिहान में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। मगर जब रिज़ल्ट आया तो सब घर वालों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सर्विश बुरी तरह फेल हो गया था। वालदा सकते में रह गईं और अब्बू की उम्मीदों के खरमन पर तो जैसे बिजली सी गिर गई। उनका गम और गुस्सा दीदनी था। अम्मी ने बेटे को डांटा, अब्बू ने छड़ी से धनक कर रख दिया। बहुत बुरा भला कहा कि तुम कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, तुम कभी ऑफिसर ना बन सकोगे, रेड़ी लगाओगे, आलू छोले बेचोगे, तुम ख़ानदान का नामो नामूस खाक में मिलाने वाली औलाद हो। तुम्हारे मामू चचा सब ऑफिसर हुए, मैं भी ऑफिसर रिटायर्ड हुआ, और तुम जो कि मेरी वाहिद उम्मीद हो, तुमने इस कदर मायूस किया कि जी चाहता है ख़ुदकुशी कर लूँ। गर्ज इस रोज़ वालिद साहब ने इस कदर गुस्सा किया कि बिलाखिर मुझे और अम्मी को इनकी मिन्नत करनी पड़ी कि बस अब गुस्सा ख़त्म करें और इस कदर मलाल ना करें कि आपके दिल पर असर हो जाए। वालिद साहब दिल के मरीज़ थे और उनके लिए इस कदर गम और गुस्सा बाइस नुकसान था। उस रोज़ बग़ैर नाश्ता किए घर से निकल गए। सर्विश काफ़ी देर रोता रहा। अम्मी ने भी ना मनाया क्योंकि फ़ेल होने का सदमा था। थोड़ी देर सिसकने के बाद वो मेरे पास आया और कहा, अच्छी आपी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम परेशान ना होना, मैं कहीं गुम होने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि नानी अम्मा के पास जा रहा हूँ, अब्बू अम्मी की शिकायत करने। ये नई बात ना थी, एक बार पहले भी वो इसी तरह अम्मी से रूठ कर नानी के घर जा चुका था। इसको रास्ते का पता था। हमारे शहर से नानी अम्मा के गांव सीधी बस जाती थी। सिर्फ आधे घंटे का रास्ता था। नानी अम्मा सर्विश से प्यार करती थी और उन्होंने सर्विश को बचपन में चंद साल अपने पास रखा था, इसलिए उसे नानी अम्मा के घर की बहुत कशिश रहती थी और छोटी खाला तो उस पर जान छिड़कती थी। मैंने सर्विश को कहा, भाई तुम नानी के घर मत जाओ, अम्मी परेशान होंगी। वो बोला, आपी आपको कसम है, अम्मी को भी मत बताना वरना मुझे जाने ना देंगी। भाई की इल्तिजा सुनकर तरस आ गया। तुम जाओगे कैसे? क्या तुम्हारे पास किराए के पैसे हैं? वो तो नहीं है। मैंने कुछ रुपए किराए के लिए इसकी जेब में डाल दिए। वो मुझे खुदा हाफिज़ कहकर घर से निकल गया। सर्विश के जाने के आधे घंटे बाद मैंने अम्मी को बताया कि भाई नानी अम्मा के घर चला गया है। मेरा अंदाज़ा था कि वो अब तक वहाँ पहुँच चुका होगा। अम्मी मुतफक्किर हो गई, कहा कि तुमने मुझे पहले क्यों ना बताया। अम्मी, आपने उसको बुरा भला कहा और अब्बू ने मारा, बेइज्जती की, वो रंजीदा था इसलिए जाने दिया। वो पहले भी तो कई बार नानी अम्मा के घर जा चुका है। आप फिक्र ना करें, वहाँ खाला और नानी की दिलजोई से नॉर्मल हो जाएगा। 1-2 दिन रहने दें। कहने लगी, रहने तो दूँ, लेकिन अब मेरा दिल नहीं मान रहा। वो रोता गया है, माँ का दिल है, कैसे सुकून करूँ। अब्बू आ जाएं, उनको भेज देना, वो सर्विश को वापस घर ले आएंगे। उस रोज़ अब्बू शाम 5 बजे घर लौटे। अम्मी ने उनको खाना दिया और जब वो खाना खा चुके तो बोली कि मियाँ जी, तुमने आज सर्विश को बहुत मारा है, वो दिल बर्दाश्ता होकर नानी के घर चला गया है, अब जाकर उसको ले आइए वरना मेरा दिल बेचैन रहेगा। बेटे को मार पीट तो कर चुके थे, शायद उनका दिल भी अब मलामत कर रहा था। फ़ौरन भाई को लेने घर से निकल गए। 2 घंटे बाद वापस आए तो परेशान थे। बोले, नईमा की माँ, सर्विश तो वहाँ नहीं गया, फिर वो कहाँ चला गया? हम सब भी परेशान हो गए। वालिद साहब ने बेटे की तलाश शुरू कर दी। थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, हर जगह ढूंढा मगर कोई सुराग न मिला। रो रो कर मेरी माँ की हालत गैर हो गई। वो खुद को कोसती थी कि न जाने कौन सा बुरा वक्त था जब माँ बाप दोनों ने मिलकर उसको मारा था। मैं खुद से अपने प्यारे भाई के लिए तड़प रही थी, अपने आप को लानत मलामत कर रही थी कि मैंने क्यों अपने भाई को जाने दिया, उस वक्त रोक क्यों ना लिया। मुझको क्या खबर थी कि वो गुम हो जाएगा। सर्विश जब घर से रवाना हुआ
तो सीधा लारी अड्डा चला गया, मगर बदकिस्मती से गलत बस में सवार हो गया क्योंकि उस वक्त दुख के बायस उसके हवास काम ना कर रहे थे। इस तरह वो खानपुर जाने की बजाय खानगढ़ चला गया। जब बस खाली हो गई, कंडक्टर ने उसको भी उतर जाने को कहा। वो डर कर उतर तो गया, मगर उसकी समझ में ना आ रहा था कि कहाँ जाए और किधर आ गया है। जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। वो अड्डे पर इधर उधर घूमने लगा। अड्डा ऐसी जगह है जहाँ अक्सर बदकुमाश और कुमारबाज बसेरा कर लेते हैं। जब शाम से रात हो गई तो मेरा मासूम और कमसिन भाई बहुत घबराया। उसकी समझ में ना आया कि क्या करे, किधर जाए और किससे मदद तलब करे। तभी एक ताड़बाज जो काफ़ी देर से उसको परेशान हाल देख रहा था, उसके पास आया और कहने लगा, लड़के तुमने किधर जाना है? काफ़ी देर से परेशान घूम रहे हो, मुझे बताओ ताकि तुम्हारी मदद कर सकूं। मेरे भोले भाई ने बताया कि गलती से दूसरी बस में सवार हो गया। जाना खानपुर था लेकिन यहाँ आ गया, तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है। अब तो बस जा चुकी है, मैं तुमको कल सुबह खानपुर वाली लारी में बिठा दूंगा। मैं बस कंडक्टर हूँ, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, आज रात तुम मेरे मेहमान हो। डूबते को तिनके का सहारा, सर्विश उसके साथ चल दिया। वो उसको किसी दूर अफ्तादा जगह ले गया, एक कोठड़ी में बिठाया, खाना जो अड्डे से ख़रीद लाया था वो खिलाया और सो जाने को कहा। सर्विश बेफिक्र होकर सो गया। आधी रात को इस बदमाश पर शैतान सवार हुआ और उसने मेरे मासूम भाई के साथ बुरा सलूक किया। वीराने में उसकी दर्दनाक चीखों को अंधेरे के सिवा कोई ना सुन सका। सुबह को वो वहशी जालिम सर्विश को वीराने में झाड़ियों में फेंक कर चला गया। वो शाम तक वहाँ पड़ा रहा। शाम को गश्त पर निकले 2 पुलिस वालों की इस पर नज़र पड़ गई। सर्विश को इस वक्त होश आ चुका था। वो उनको देखकर भाग खड़ा हुआ। वो सर्विश के पीछे भागे और उसे जा लिया। पूछा कि तुम इस वीराने में क्या कर रहे थे, किसका इंतज़ार कर रहे थे? वो खौफ की वजह से कुछ ना बोला। वो उसको पकड़कर थाने ले आए और उस पर आवारागर्दी का इल्ज़ाम लगाकर उसे अंदर कर दिया। चालान से पहले उन्होंने इसकी तलाशी ली और जेब में जो 30 रुपए थे वो भी निकाल लिए। जेल भेजने से पहले इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, लेकिन उन्होंने भी मुल्जिम की कमसिनी पर तवज्जो ना दी। यूँ सर्विश की खामोशी ने उसको जेल पहुंचा दिया, क्योंकि खौफ की वजह से वो अपने घर का पता भी ना बता सका। शायद उसको डर था कि बग़ैर बताए घर से भाग आने पर वालिद और ज़्यादा उसको मारेंगे। इधर हम पर क़यामत गुजर रही थी, लेकिन हमारे प्यारे सर्विश का कोई पता न था। तलाश के तमाम वसाइल काम में लाए जा चुके थे। एक रोज़ मेरे खामिद ने, जो वकील थे, जेल का दौरा किया। दूसरे कैदियों के साथ एक बच्चे को भी वहाँ बैठे देखा। उन्होंने सर्विश को पहले कभी ना देखा था, क्योंकि मेरी शादी मेरे भाई की गुमशुदगी के बाद हुई थी। अनवर एक फलाही तंजीम के लिए भी खिदमात सरंजाम देते थे, जिन्होंने इनको अपना वकील रखा हुआ था। उन्होंने इस बारे में जब जेलर से मालूम किया, उसने बताया कि आवारागर्दी के इल्ज़ाम में पकड़ा हुआ है। मेरे खामिद की कोशिश से फ़ौरन ही कार्रवाई अमल में लाई गई। अगले दिन सर्विश को हथकड़ियाँ पहनाकर जज साहब की अदालत में पेश किया गया। इस तरह की नहीफ लड़का हथकड़ियों का वज़न भी नहीं उठा सकता था। इस सूरत हाल को देखकर जज साहब भी शशिद रह गए। उन्होंने न सिर्फ बच्चे की रिहाई के अहकामात सादिर किए, बल्कि पुलिस के इन एहलकारों की भी जवाब तलबी हुई, जिन्होंने सर्विश की जेब से 30 रुपए निकाले थे। अपने तारीख साज फैसले में जज साहब ने जो अल्फाज लिखे, वो इंसानियत के ज़मीर को झंझोड़ने और कानून की किताबों में सुनहरी हरूफ से लिखने के काबिल हैं। खुदा इनका बोल बाला करे कि जो इंसाफ के तकाज़ों के पासदार हैं। उन्होंने लिखा, इस मासूम बच्चे को भारी हथकड़ियों में देखकर मैं रात भर सो नहीं सका। न जाने वो अफसर आला उसकी कैद के अहकामात पर दस्तखत करने के बाद रात को घर जाकर कैसे सो गया था। मुझे इस वक्त इस मोअज़्ज़िज़ जज का नाम याद नहीं है, वरना मैं उनका नाम ज़रूर लिखती। अल्लाह इनको और भी इज़्ज़त व तौक़ीर दे, जिनके फ़ैसले ने अदालत की अज़मत को कायम रखा और मेरे भाई जैसे कई कमसिन मासूमों बेगुनाह बच्चों के लिए फ़रिश्ते रहमत बने। हमने इस मोअज़्ज़िज़ मुनसिफ़ को दिल से दराज़ी उम्र की दुआएं दी। अम्मी जब तक ज़िंदा रहीं उनके लिए हर नमाज के बाद दुआ करती रहीं। किसी रियासत और मुमलिकत का निज़ाम अगर इंसाफ मुहैया ना कर सकता तो वो रियासत भी तादेर कायम नहीं रह सकती।
नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम जो अवाम की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करे, तबाही के सिवा कुछ नहीं देता। ए काश कि हमारे मुल्क में भी अवाम को इंसाफ के हसूल में दुश्वारी का सामना ना करना पड़े और इनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। ए काश वालिदैन अपने बच्चों के ज़हनी मसाइल को समझें, क्योंकि अगर कोई बच्चा ज़हनी तौर पर इंतशार का शिकार हो या डिस्टर्ब रहता हो, इसकी वजह तलाश करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मसाइल मार पीट से हल नहीं हुआ करते। बाज़ बच्चों के जहन हसास और नाजुक होते हैं और वो नामसाइद माहौल की ज़रा सी ज़र्ब भी नहीं सह सकते। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।